अपने पति को सुबह सुबह परेशान करना ये इसके संस्कार हैं। अभी बताता हूँ तुम्हें। आर्यन ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तब तो तुम्हारी मम्मी ने यह भी बताया होगा कि सुबह सुबह अपने पति के पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसका मुंह बन गया। नहीं, मेरी मम्मी ने यह तो नहीं बताया मुझे। उसने झूठ बोलते हुए कहा, ओके कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब जल्दी से मेरे पैर छू। आर्यन ने अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेचारी कृतिका अपनी ही जाल में फंस गई। उसने सोचा था कि वह आर्यन को परेशान करेगी। यहाँ तो आर्यन ने उसके जाल में ही उसे फंसा दिया था। कृतिका नकली हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, मुझे मम्मा ने बुलाया था। इतना बोलकर कृतिका वहां से भाग गई। उसको भागता देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर कब तक भागोगी मुझसे? एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। आर्यन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा और रूम से बाहर निकल गया। अपनी जिम में चला गया। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका को देख रहा था, जबकि कृतिका उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो आराम से अपना नाश्ता कर रही थी, क्योंकि नाश्ते में उसके फेवरेट आलू के पराठे जो बने थे। आर्यन को छोड़कर सभी को आलू के पराठे पसंद थे। आर्यन के लिए पोहा बनाया हुआ था। मानसी, अक्षत उन दोनों को देख रहे थे। भाई आर्यन, भाई को क्या हुआ है? अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? मानसी ने धीरे से अक्षत से पूछा। मुझे क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ। आज तक वो अपने भाई को कभी मुस्कुराए भी नहीं थे और आज भाभी को देखकर ही मुस्कुराए जा रहे हैं। अक्षत ने चिढ़ते हुए मानसी से कहा। उसकी बात सुनकर मानसी कुछ चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कृतिका, मुझे आलू के पराठे देना। आर्यन ने कृतिका को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोग शॉक्ड हो गए। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मनीष जी ने आर्यन को घूरते हुए पूछा। हाँ पापा, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आर्यन ने मनीष जी को जवाब दिया। भाई, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आलू के पराठे खा लो, तब तो आपने कभी नहीं खाए और आज अचानक से आलू के पराठे मांग रहे हो। मनीष ने घूरते हुए आर्यन से कहा। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या उसको परेशान करने के लिए आलू पराठे से मांग रहा है। कृतिका ने प्लेट से उठाकर एक आलू पराठा आर्यन की प्लेट में रख दिया। कृतिका आर्यन को देखते हुए आलू का पराठा खाने लगा। वाह मॉम, ये तो सच में टेस्टी है। आर्यन ने आलू के पराठे का एक बाइट खाते हुए मुस्कुराकर कहा। आज वह सभी कितने सालों बाद आर्यन को मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। कुछ घंटों बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। कुछ घंटों बाद कृतिका अपनी सीट पर बैठी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। उसकी सीट के पीछे राहुल और विक्की बैठे थे और सबसे पीछे अमन बैठा था और मुस्कुराते हुए कृतिका को देख रहा था। तभी उन क्लास में प्रिंसिपल सर आए। मिस कृतिका, आप मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलिए। प्रिंसिपल ने घूरते हुए कृतिका से कहा। यस सर। कृतिका उनके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ समय बाद कृतिका अपनी क्लास में वापस आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह परेशान दिख रही थी। क्या हुआ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? राहुल ने उसको परेशान देखकर उसके पास आकर उससे पूछा। कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ। इतना बोलकर कृतिका अपनी सीट से बैग उठाकर जाने लगी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृतिका को हुआ क्या है। शादी एक दिन कृतिका का कॉलेज से बाहर जा रही थी, तभी उसके पीछे से आवाज आई। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? कहीं प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट तो नहीं कर दिया? उसने पीछे मुड़कर देखा तो अमन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। इसका मतलब ये सब तुमने किया है? कृतिका ने चौंकते हुए उससे पूछा। उसकी बात सुनकर वह ठहाके मारकर हंसने लगा। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ़ हो। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये सब मैंने किया है। आखिर तुम्हें चैलेंज तो किया था। अमन उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। मुझे नहीं पता था कि तुम चैलेंज जीतने के लिए इतना कर सकते हो कि अपने घटियापन में उस लड़की को भी शामिल कर लिया। उससे उससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर उसने झूठ क्यों बोला?
कृतिका ने गुस्से से कहा, उसने क्यों किया ये सब तो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सोचो, अब तुम कॉलेज में वापस कैसे आओगी और अपनी फैमिली को क्या बताओगी कि क्यों तुम्हें कॉलेज से निकाला गया, और कल से जो तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं क्या करोगी, कैसे बताओगी? बाय द वे, मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर तुम पूरे कॉलेज के सामने मुझसे नाक रगड़ कर माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें वापस इस कॉलेज में आ जाऊंगी। अमन ने शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कृतिका का पारा हाई होगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे माफ़ी कभी नहीं मांगूंगी, और रही बात कॉलेज से निकालने की तो तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगी। लेकिन तुमसे माफ़ी नेवर, कभी नहीं, कृतिका ने भड़कते हुए कहा। उसको भड़कता देखकर अमन भी मुस्कुराता रहा। फिर उसने गुस्से से बोला, बहुत उड़ रही हो ना। एक मिनट में याद आया, अमन ने अपने माथे पर अंगुली रखते हुए कहा, मतलब वह तेरा बॉयफ्रेंड था? फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तेरा बॉयफ्रेंड तुझे इस कॉलेज से रेस्ट्रिकेट होने से बचा देगा? अभी भी मौका है, मुझसे माफ़ी मांग ले, शायद मैं तुझे को माफ़ कर दूँ। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुराती है, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर लेगा क्या नहीं, ये तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। बस तू इतना याद रख, मुझसे कभी नहीं जीत सकता। और रही बात रेस्ट्रिकेट होने की, तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए दूसरा कॉलेज देख लूँगी। और अच्छा किया, वहाँ तुझे जैसे घटिया जैसे इंसानों की शक्ल तो नहीं देखने को मिलेगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से जाने लगती है। बहुत उड़ रही हो ना, कोई बात नहीं, जितना उड़ना है उड़ ले, क्योंकि गिरना तो तुझे जमीन पर है। और रही बात माफ़ी की, तो वह तो तुझसे मांगेगी ही, देखती जा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अमन शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहता है। उसको देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में हुई खतरनाक प्लान चल रहा है। आर्यन ने ऑफिस में अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी अंगुलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला। एक लड़की जिसने ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, वो कोई और नहीं मिश्का थी। हाय बेबी, तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? इशिका मिश्का ने अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर भी आर्यन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो इस कैबिन में आई ही नहीं। खुद को इग्नोर होता देखकर मिश्का को गुस्सा आ गया। मिस्टर आर्यन, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, उसने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। इग्नोर? आर्यन ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। बाय द वे, तुम्हारा क्या नाम है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, जैसे नाम पूछ कर वो उसकी बेइज्जती कर रहा हो और बता रहा हो तुम मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। अपनी बेइज्जती को होता देखकर मिस्का गुस्से से तिलमिला उठी। आर्यन, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम अच्छे से पता है तुम ही ने मेरी फैमिली को बर्बाद किया है, और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? या फिर तुम हमारी कंपनी को बर्बाद करके हमें सड़क पर ले आओगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी भी वक्त है, मेरे पास आ जाओ, हम दोनों पहले की तरह खुश रहेंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? आखिर आखिर में वह तुम्हें छोड़ ही देगी, मिश्का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आर्यन को भी गुस्सा आ गया, और वो चेयर से उठकर खड़ा होकर, जस्ट शट अप, मेरी वाइफ के बारे में बोलने की हिम्मत भी करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। और क्या बोला तुमने? वह मुझे छोड़ देगी? वह तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है जो फायदे के लिए लड़कों का इस्तेमाल करती हो। वो जैसी भी है तुमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। अगर पूरी दुनिया में कोई भी अच्छी लड़की है तो वह मेरी वाइफ है। आइंदा मेरी वाइफ के बारे में बोलने से पहले हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का वह हाल करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अंडरस्टैंड? एंड नाउ गेट आउट माई कैबिन। आर्यन कैबिन की डोर की तरफ इशारा करते हुए बोला।
आर्यन के मुंह से कृतिका की तारीफ सुनकर मिस्का गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी बीवी पर। देखना एक दिन वो तुम्हारा घमंड कैसे तोड़ती है। एक दिन वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तब रोते रहना। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। और एक बात याद रखना, मैं पहले वाला आर्यन नहीं हूँ, इसीलिए दोबारा मुझसे ऐसी बातें करने की कोशिश भी मत करना। और रही बात तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने की, वह तो मैंने कर दिया है, अब बस देखती जाओ। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी कंपनी को संभालने में तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प करेगा? तो भूल जाओ, तुम उसकी कोई गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो, उसकी बहुत सारी रह चुकी है। और एक दिन वह तुम्हें भी छोड़ देगा। और वही बात घमंड की, तो मेरी बीवी मेरा सब कुछ है और तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है। आर्यन टेढ़ी मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर मिस्का आर्यन गुस्से से अपनी हाई हील्स को खटखटाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पॉकेट से सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। आर्यन कभी कभार ही सिगरेट पीता था। कृतिका ने रास्ते में ही मिश्रा को मैसेज कर दिया था, मानसी को मैसेज कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर जा रही है। मानसी ने उससे पूछा भी था कि वह उसके साथ चलेगी, लेकिन कृतिका ने यह कहकर मना कर दिया कि वह नहीं चाहती उसकी वजह से उसकी क्लास मिस हो, वो ऑटो लेकर घर चली जाएगी। इसके बाद मानसी ने भी उसे नहीं रोका और कृतिका अकेले ही ऑटो लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर वो सीधे अपने रूम में जाने लगी। तभी हॉल में सुरेखा जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, वह कॉलेज से इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो मानसी ने कहा है, उसने उन्हें बोल दिया कि उसके सर में दर्द है, इसीलिए वह जल्दी से आ गई। और वह अपने रूम में आराम करने जा ही रही थी कि सुरेखा जी ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मॉम मेरा मन नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। सुरेखा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके मॉम। इतना बोलकर वो अपनी रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर उसने अपनी बैग सोफे पर रखा और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब वह क्या करे, जबकि इस बार तो उसने कुछ भी नहीं किया था, उसे फालतू में ही सज़ा मिल गई थी। अब तो वह अपने पापा से भी नहीं बोल सकती थी, आगे वो किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। पहले तो उसके पापा उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते, लेकिन अब बात कुछ और थी। अगर उसने आर्यन से बोला तो वो तो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर फैमिली को बताना चाहे तो क्या बोलेगी सबको कि वह कॉलेज क्यों चेंज करना चाहती है। यही सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। आखिर यह बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, वह कैसे सबको बताएगी, स्पेशली आर्यन को। क्या वह उसकी बात मानेगा? उधर मानसी अपनी क्लास से बाहर आ रही थी, तभी उसे राहुल ने पीछे से रोका। मानसी रुकना। आवाज़ सुनकर मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने रोका था। राहुल ने उसके पास आकर बोला, तुझे पता है कृतिका को क्या हुआ और वह जल्दी क्यों चली गई? उसने फिक्र करते हुए मानसी से पूछा। हाँ, उसने मैसेज किया था कि वह घर जा रही है। मैंने उससे पूछा था पर उसने कहा कि वह बीमार है, इसीलिए घर चली गई है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने तुम्हें नहीं बताया? मानसी ने उसे बताया बीमार है, पर जब वह कॉलेज आई थी तब तो वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से वह प्रिंसिपल सर के ऑफिस से गई आई है तब से वह परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा भी, उसने कुछ बताया नहीं। राहुल ने हैरान होकर मानसी से पूछा, प्रिंसिपल ऑफिस से गई थी पर क्यों? मानसी ने कंफ्यूज होकर राहुल से पूछा, पता नहीं, आज सुबह उसे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था, वो उसके साथ गई, लेकिन जब वापस आई तो परेशान लग रही थी। मैंने पूछा भी उससे, कुछ बताया ही नहीं। राहुल ने मानसी को बताया। ओके तो टेंशन मत ले, मैं घर जाकर उससे पूछती हूँ। मानसी ने राहुल को रिलैक्स करते हुए कहा, ओके जब वह तुझे बता दे प्लीज़ मुझे भी फ़ोन करके बता देना। राहुल मानसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, उसके जुबान से
मानसी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करते हुए राहुल से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर मानसी चली जाती है। राहुल भी वहां से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद आर्यन ऑफिस से घर आ जाता है। वो अपने रूम में जा ही रहा था तभी मानसी उसे पीछे से रोकती है। आर्यन भाई। मानसी की आवाज़ सुनकर आर्यन के कदम रुक जाते हैं। मानसी उसकी जाकर बोलता है, आर्यन भाई क्या आपको पता है कृति का झगड़ा हुआ है? नहीं तो, आर्यन ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। पर तुझे ऐसा क्यों लगा? आर्यन ने उसे घूरते हुए पूछा। जो भी राहुल ने उससे कहा उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर आर्यन ने उसको रिलैक्स करते हुए कहा, तो चिंता मत कर, मैं जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर आर्यन सीढ़ियों से अपने रूम में जाने लगा। आई होप कृति बिल्कुल ठीक हो। इतना बोलकर मानसी अपने रूम में चली गई। आर्यन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कृतिका सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। आर्यन ने अपना लैपटॉप बैग से बेड पर रखा और कृतिका के पास सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? और उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा। उसकी आवाज़ सुनकर कृतिका अपने सेंस में आई और बिना देने के झट से आर्यन को गले से लगा लिया। एक ही मैंशन बानी रूम में बैठी अपनी स्टडी कर रही थी क्योंकि कल से उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। तभी उसके सामने कोई खाने की प्लेट लटकता है। पानी से उठाकर उसको देखती है तो अमन खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसको देखते ही बानी बिना डर डर के कांपने लगती है। उसको डरता देखकर वो मुस्कुराते देता है, पानी डालने तुम मुझसे इतने डर क्यों रही हो? आज मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा। पूछे क्यों? उसके सामने वो पानी की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके वो उससे पूछती है, क्यों क्यों? इर्तिका ने के अचानक से गले लगने से आर्यन चौंक जाता है। हे हैंडसम, मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ और मुझे देखकर तुम मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आर्यन धीरे से उसके कान में बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका अपने होश में आती है और उससे अलग हो जाती है और जब उसकी बातों पर ध्यान देती है तो चिढ़ जाती है। हैंडसम और तुम हो ही नहीं सकते, तुम तो जोकर हो। कृतिका मुंह बनाते उससे बोलती है, अच्छा तो तुमने मुझे गले क्यों लगाया था? आर्यन ने चिढ़कर उससे पूछा। उसकी बात सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगा कि पापा है। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए कहा। उसके बाद सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। तो अब इसे मैं इसका पापा लगता हूँ? कैसे स्टूपिड वाइफ मिली है, अपने ही पति को पापा बोल रही है। मैं तो कितना हैंडसम और स्मार्ट हूँ, पक्का इसकी आंखें खराब हो गई हैं। आर्यन ने मन में कृतिका को कोसा। मैं किस एंगल से तुम्हें तुम्हारा पापा दिखाई देता हूँ? वह तो बुढ़े हैं, मैं तो जवान और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। आर्यन खुद की तारीफ करते हुए बोलता है। अपने पापा की बुराई करता देखकर आर्यन का पारा हाई हो जाता, कृतिका का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से बोलने, ओ हेलो, तुमने मेरे पापा को बुड्ढा कैसे बोला? बुड्ढे होगे तुम। कृतिका छोटी आंखें करते हुए उसे घूर कर बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं बुड्ढा हूँ? तो तुमने बुड्ढे से शादी क्यों की? आर्यन ने चिढ़ते हुए से पूछा। मैंने सोचा तुमसे शादी करके तुम पर एहसान कर दूँ। वैसे भी तुमसे कोई लड़की शादी तो करने वाली थी नहीं, तो मैंने सोचा ना कि तुम्हारा भला कर दूँ। कृतिका गर्व से कहा। ओह हेलो, लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, रोज़ मुझसे शादी करने के लिए सपने देखते हैं। जब से कॉलेज में था तब से रोज़ मुझे प्रपोजल मिलते थे, लेकिन आज तक मैंने किसी को भाव नहीं दिया। आर्यन एटीट्यूड से बोलता है। उन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी जो तुमसे बच गई, और रही बात मुझ तुमसे शादी करने की, तो उन लड़कियों की आंखें खराब थी जो तुम्हें प्रपोज कर रही थी। कृतिका ने सोफे से उठते हुए कहा। उन दोनों का मूड ही अब सही हो गया था। ओह हेलो, तुम कहना क्या चाहती हो? आर्यन सोफे से उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया, मेरा हाथ छोड़ो। कृतिका उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है। आज कॉलेज में क्या हुआ था? आर्यन उसके सामने आते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर टेंशन के भाव आ जाते हैं। कुछ नहीं, और तुम्हें क्यों जानना है? कृतिका बिना उसकी तरफ देखे हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेता है। कृतिका तुम भूल रही हो कि कल मैं शर्त जीत चुका हूँ और शर्त के मुताबिक तुम मुझसे बहस नहीं कर सकती। तो बेहतर होगा जो पूछ रहा हूँ वह बताओ। आर्यन हल्के गुस्से में उससे बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है।
तुम्हें क्या मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मेरे पापा की तरह थोड़ी ना हो जो मेरी हेल्प करोगे। तुम्हें जो खुशी होगी कि मुझे कॉलेज से निकलवा दिया गया है। उसकी बात सुनकर आर्यन को बुरा भी लगा और वह शॉक्ड भी हो गया। मैंने तो प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं कहा, फिर कृतिका को कॉलेज से क्यों निकाला गया? आर्यन के दिमाग में यही सवाल चल रहा था। बट वाई? आर्यन ने हल्के गुस्से से पूछा। मुझे नहीं पता। कृतिका साफ मना कर देती है। नहीं पता का क्या मतलब है? कुछ तो रीजन बताया होगा। आर्यन कृतिका को घूरते हुए बोलता है, पहले तुम मुझे घूरना बंद करो। और मैंने कुछ नहीं किया। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है, कहीं तुमने किसी को जान से मार तो नहीं दिया इसीलिए तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने कॉलेज से निकाल दिया? वैसे भी तुम दिखने में कोई साइको से कम थोड़ी ना लगती हो। आर्यन जोर से हंसते हुए बोलता है। आर्यन जानबूझकर कृतिका को परेशान कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता कि कृतिका किसी की वजह से परेशान हो। वो इसीलिए उसका ध्यान भटका रहा था। मैं क्या तुम्हें खूनी लगती हूँ जो किसी का मर्डर कर दूंगी? और तुमने मुझे साइको कैसे कहा? अब तो तुम्हारा ही मर्डर करूंगी। कृतिका गुस्से से उसको घूरते हुए बोलती है। फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए बोलती है, ये नहीं कि वाइफ की प्रॉब्लम को फांसी है तो उसकी हेल्प कर दो। नहीं, इन जनाब को तो मजाक उड़ाना है, अपनी बीवी पर हंसना है। मेरे तो तुमसे शादी करके कर्म ही फूट गए। कृतिका ड्रामा करते हुए बोलती है। उसकी बीवी का ड्रामा देखकर आर्यन को हंसी आ रही थी। फिर भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए था, अच्छा तो तुम मेरी बीवी हो? नहीं, पड़ोसी की बीवी हूँ। तुम्हारी तो कुछ भी नहीं। जब परेशान करना हो तो बीवी को कर लो, और सेवा करवानी हो तब भी बीवी से करवा लो, और रोमांस करना हो तब भी बीवी को कर लो, और जब बीवी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उससे पूछने लगो, तुम मेरी बीवी हो? कृतिका जल्दबाजी में सब कुछ बोल देती है। उसके ताने सुनकर आर्यन जो मुस्कुरा रहा था उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ जाता है और वह कृतिका का हाथ छोड़कर उसे कमर से पकड़कर खुद से में सटा लेता है। कृतिका की एक बार फिर से बोलती बंद हो जाती है। तुम मेरी हो, ओके? ये बात याद रखना। और रही बात तुम्हें प्रॉब्लम से निकालने की, तो तुम चिंता मत करो। तुम कल कॉलेज जाओ, बाकी का मैं देख लूँगा। और आइंदा से किसी और के बारे में बोलना भी मत, क्योंकि तुम मेरी हो और जो मेरा है वो किसी का नहीं। इतना बोलकर आर्यन उसे छोड़ देता है और बाथरूम में जाने लगता है। उसकी बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। पर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? क्योंकि तुम तो मुझसे नफरत करते हो। कृतिका आर्यन को ज़्यादा देखकर बोलती है। उसकी बात सुनकर आर्यन के कदम रुक जाते हैं और वह मुड़कर देखता है और उसके पास आकर बोलता है, मैं तुमसे प्यार करूँ या तुमसे नफरत, तुम्हें तकलीफ दूँ या खुशियाँ देने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है और किसी और को नहीं। किसी की वजह से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा। उसकी बात सुनकर इतना बोलकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। कृतिका तो उसकी बातें सुनकर किसी स्ट्रेच की तरह बन गई थी। उसे आर्यन की बात का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया था। एक ही मेंशन, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अमन मुस्कुराते उसे बोलता है। उसकी मुस्कुराहट से भी वानी को डर लग रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके उसे बोलती है, तुमने उसके साथ गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमन जो मुस्कुराता वानी की बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा आया और खाने की प्लेट जमीन पर फेंक दी। उसका गुस्सा देखकर वानी डर से अंदर तक कांपने लगी। उसने वानी के बालों को पकड़कर खड़ा किया। वानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने कॉलेज के प्रिंसिपल को सच बताने के बारे में सोचा भी ना, तो उसका अंजाम मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। इतना बोलकर उसने वानी को बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया, जिससे वानी सर पर चोट लगी और माथे से हल्का खून निकलने लगा। लेकिन अमन को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने इस हाल में छोड़कर वह रूम से बाहर चला गया। वानी ने नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और हिम्मत करके जमीन से उठी और जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने एक हाथ से माथे को छुआ और कवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से बैंडेज निकालकर अपनी चोट पर लगा लिया और बेड पर लेट गई। अब तो उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। अगर वह कुछ कहना भी चाहे तो उस किससे, अपनी माँ बाप से,
जिन्होंने उसे यह कह दिया था कि अमन से अब उसकी शादी हो गई, वह चाहे कुछ भी करे उसे चुपचाप सहना ही होगा। अगर अपने पति अब अगर उसने अपने पति का घर छोड़ा तो उसके दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और अमन से शादी करने के बाद उसके घर वालों ने उसे एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया था। अगर बानी अपनी मर्जी से जाना भी चाहे तब भी अमन उसे जाने नहीं देता। और अगर बानी जिद करती अपने घर जाने के लिए तो अमन उसके साथ मारपीट करता, उसके साथ ज़बरदस्ती करता। पहले तो बानी अमन का विरोध करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ पर अपनी हिम्मत किस्मत मान लिया और चुपचाप अमन के जुल्म सहने लगी। लेकिन बानी के सास ससुर बहुत अच्छे थे, लेकिन वह अमेरिका में रहते थे। अमन की फैमिली में दो लोग थे। अमन के पापा मिस्टर जगजीत खुराना और निम्मी खुराना, दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जब भी अमन के पेरेंट्स उसके घर आते थे तो बानी बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि वह ही दो लोग थे जिन्हें बानी अपनी मानती थी। अमन तो बस उसका कहने के लिए पति था। गोइंका बिला। कुछ देर बाद आर्यन वॉशरूम से बाहर आया और कृतिका अभी भी उसकी बात के बारे में सोच रही थी। तभी उसके कानों में आर्यन की आवाज़ पड़ती है, ज़्यादा मत सोचो और चलकर डिनर करो। आवाज़ सुनकर कृतिका अपने सेंस में वापस आती है। आर्यन कृतिका के पास जाकर उसका एक हाथ पकड़ लेता है। कृतिका उसकी तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़ाने लगती है। उसे हाथ छुड़ाता देखकर आर्यन चिढ़ जाता है, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है, तो मैं खा नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मुझे तुम्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। आर्यन कृतिका को छोड़कर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कृतिका भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। बेटा तुम ठीक हो? सुरेखा जी कृतिका से मुस्कुराते हुए पूछती हो। हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, कृतिका मुस्कुराते हुए बोलती है। और सब लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कृतिका भी अपने रूम में चली जाती है और आर्यन अपने रूम में न जाकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। आर्यन स्टडी रूम में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर पहले तो आर्यन मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल लगाया। फ़ोन की रिंग बार बार बज रही थी, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, जिससे आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। 4 से 5 रिंग जाने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया। हेलो सर, आपने इस वक्त फ़ोन किया? एक आदमी ने डरते हुए कहा। क्यों? मैं तुम्हें इस वक्त फ़ोन नहीं कर सकता? आर्यन गुस्से से पूछता है। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर वह आदमी डर गया। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आर्यन गुस्से से उसे वार्निंग देते हुए बोलता है, स्टॉप योर सेट। किससे पूछकर तुमने कृतिका को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया है? उसकी बात को सुनते ही, और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से या कॉलेज की किसी भी स्टूडेंट की वजह से कृतिका को परेशानी हुई तो तुम्हारे पूरे कॉलेज में आग लगा दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इतना बोलकर वह प्रिंसिपल की बात सुने बिना ही कॉल को कट कर देता है। कोई भी इस वक्त आर्यन के चेहरे को देखता तो वह डर जाता। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और लैपटॉप ऑन करके काम करने लगा। आर्यन जितना साथ अपनी फैमिली के लिए था उतना ही खतरनाक अपने दुश्मनों के लिए था। आज तक जिसने भी उसे धोखा देने की कोशिश भी की थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसने एक ही दिन में मिस्का की कंपनी के सभी शेयर्स खरीद लिए और उनके बनाए प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया, जिससे कि मिस्का की फैमिली भी सड़क पर आ गई थी। रात के 12 बज रहे थे। आर्यन का काम खत्म हो गया था। उसने एक नज़र अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी के ऊपर डाली और फिर वहाँ से लैपटॉप बंद करके चेयर से उठ खड़ा हुआ और स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में चला गया। उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो रूम की लाइट ऑन थी। उसने अंदर आ जाकर देखा तो कृतिका का सिर स्टडी टेबल पर रखा था और वह शायद सो गई थी। आर्यन ने धीरे से रूम का डोर अंदर से लॉक किया ताकि कृतिका न जाग जाए और स्टडी टेबल के पास आकर उसने देखा कि तो कृतिका गहरी नींद में थी। उसने उसके सिर पर किस किया और उसे
अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसके लेटाने के बाद आर्यन ने लाइट्स को ऑफ किया कर दिया और उसे बाहों में भरकर लेट गया। कुछ देर बाद वह भी सो गया। एक के महसून बानी जो आराम से सो रही थी, अचानक किसी की चीज के गिरने की वजह से नींद से टिक गई। उसने उठकर देखा तो सामने अमन वापस रूम में आ गया था। उसने हर बार की तरह शराब पी हुई थी, जिससे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। उसे देखते ही बानी बेड से उठकर उसके पास आई और उसके सहारा देकर बेड पर लेटाया। बानी, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम मुझसे बहस करती हो तब मुझे तुम पर गुस्सा आ जाता है। अमन हाँ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। उसके पकड़ने से बानी को डर लगने लगा, क्योंकि जब भी अमन शराब पीकर आता था तो उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करता था। तुम अभी सो जाओ। बानी हिम्मत करके अमन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है। उसे हाथ छुड़ाता देखकर अमन को गुस्सा आ जाता और वह कसकर उसका हाथ पकड़कर पीछे के लिए तरफ मोड़ देता है, जिससे कि बानी को दर्द होने लगता है। आप प्लीज़ छोड़ दो, बानी ने खुद को छुड़ाते हुए बोलती है। पहले तुम सॉरी बोलो और कहो कि आज के बाद तुम मुझसे बहस भी नहीं करोगी। मन ने उससे को खोते हुए कहा, सॉरी। बानी रोते हुए बोलती है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर अमन के ऊपर गिर रहे थे। अमन उसके हाथ को छोड़ देता है। बानी अपना हाथ देखती है तो उस पर लाल निशान बन गया था। जाकर मेरे पैरों से जूते निकाल, उस अमन ने उसको खोदते हुए बोलता है। बानी जल्दी से अपने पैर को जूते निकाल कर साइड में रखती है। वो हिम्मत करके उसकी तरफ देखती है तो वह सो गया था। उसे सोता देखकर बानी राहत की सांस लेती है। बानी को यही डर लग रहा था कि अमन कहीं आज भी उसके साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन उसका सोए देखकर उसका थोड़ा सा कम हो गया था। उसने डरते हुए अमन को ब्लैंकेट रुलाया। कुछ जाकर सोफे पर लेट के सुबह के 5 बज रहे थे। आर्यन ने अपनी आंख खोली तो उसके चेहरे पर कृतिका के बाल थे। उसने उसके बालों को अपने चेहरे से हटाया तो उसके सामने कृतिका का मासूम सा चेहरा था। कृतिका का सिर आर्यन की चेस्ट पर छुपा हुआ था। उसने धीरे से कृतिका का सिर पिलोर पर रखा और उसके फोरहेड पर किस करके वो बेड से ऊपर उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो उसे याद आया कि वो तो पढ़ाई करते करते स्टडी पर ही सो गई थी, और तो वह बेड पर कैसे आई। अब वहीं आर्यन ने तो उसे नहीं लिटाया। कृतिका के दिमाग में यही सब चल रहा था। थोड़ी देर बाद वह बेड से उतर कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कृतिका शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त सिर्फ बाथरूम पहन रखा था और वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर आर्यन अंदर आया तो उसकी नज़र मिरर के सामने खड़ी कृतिका पर पड़ गई। कृतिका ने जब डोर खुलने की आवाज़ सुनी तो मुड़कर देखा तो आर्यन उसे ही देख रहा था। अचानक से दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली। आज पहली बार कृतिका को आर्यन के सामने शर्म आ रही थी। उसने तुरंत अपनी नज़रें उससे उठा ली और आर्यन भी यह बात सुनकर बाहर रिक्वेस्ट करके सब लोग अपनी अपनी जगह निकल गए। मानसी कृतिका कॉलेज में पहुंचकर एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलकर अपनी क्लास में चली गई। कृतिका का रोल नंबर राहुल के रूम में था। उसके रूम में कुछ ही लोग बैठे थे। कृतिका जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। राहुल ने उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद क्लास में एग्जामिनर आए और आकर सबको एग्जाम पेपर बांटने लगे। थोड़ी देर बाद उन सभी को पेपर स्टार्ट हो गया। कृतिका ने पहले ही मानसी को बोल दिया था कि अगर उसे आने में देर हो जाए तो वह उसका वेट ना करे और घर चली जाए। मानसी ने भी उसे ओके बोल दिया था और कहा कि वो घर पहुंचकर उसके लिए गाड़ी भेज देगी। कृतिका ने उसे मना किया, लेकिन मानसी नहीं मानी। कुछ घंटे बाद सभी का पेपर हो गया था और पेपर सीट जमा करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। क्लास में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक राहुल, दूसरी कृतिका। कुछ देर बाद राहुल का भी पेपर हो गया और सर उठाकर एक नज़र कृतिका को देखा जो अपना पेपर कर रही थी। राहुल ने जाकर अपनी पेपर सीट जमा कर दी तो और क्लास से बाहर चला गया। कुछ देर बाद कृतिका का पेपर हो गया। उसने एक नज़र पूरी पेपर सीट को देखा और अच्छे से उठकर बेंच से उठकर एग्जामिनर के पास अपनी पेपर सीट जमा कर दी। तुम्हारा नाम कृतिका पांडे है? उस एग्जामिनर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। यस सर, कृतिका ने जवाब दिया और क्लास से बाहर चली गई। उसके जाते ही एग्जामिनर ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाया और उससे कहा वो क्लास से निकल चुकी है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई और उसने फ़ोन काट दिया।
एग्जामिनर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कृतिका कॉलेज से बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी और उसमें से जो राहुल बाहर निकल कर आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, राहुल ने कृतिका के पास आते हुए पूछा। नो थैंक्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कृतिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसका ये इग्नोर करना राहुल को अच्छा नहीं लगा और उसने गुस्से से कहा, मैं कब से देख रहा हूँ तू मुझे इग्नोर कर रही है, आखिर क्यों? राहुल गुस्से से उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोलता है। देख राहुल, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़। कृतिका खुद को राहुल की पकड़ से छुड़ाते हुए बोलती है। क्यों कृतिका, आखिर क्या कर रही हो? ऐसा आर्यन ने तुझे कुछ बोला है जिसके कारण तू मुझे इग्नोर कर रही है? राहुल कृतिका की आंखों में देखते हुए पूछता है। प्लीज़ राहुल, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन ने उसे कुछ नहीं कहा। तो प्लीज़ मुझे छोड़। कृतिका उसके हाथों को हटाते हुए बोलती है। कहीं तुझसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, इसीलिए तू मुझे इग्नोर कर रही है? राहुल कृतिका को ताना मारते हुए बोलता है। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोलती है। राहुल, तुझे जो समझना है तो समझ, पर अब यहाँ सच बदल नहीं सकता कि वह मेरा पति है और इसका हक है मुझ पर। कृतिका राहुल को समझाते हुए बोलती है। वो नहीं चाहती थी कि राहुल उसके आसपास रहे और अगर आर्यन को ये बात पता चली तो वह गुस्सा हो जाएगा और उसका गुस्सा उस पर या फिर उसकी फैमिली पर निकलेगा। और कृतिका यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो। कृतिका की बातें राहुल के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। तू सब भूल गई कैसे? उसने तुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था और कैसे तुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी? राहुल ने चिढ़ते हुए कृतिका से बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका हल्का मुस्कुरा देती है, पर इन सबसे सच तो नहीं बदल जाएगा। सच तो यही है ना कि मेरी उससे शादी हो चुकी है और वह अब मेरा पति है। कृतिका मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, जिसे सुनकर राहुल को गुस्सा आ गया और वह कुछ बोलने वाला होता है। तभी उसे एक सामने से कार आती हुई दिखाई देती है। राहुल तुरंत वहाँ से कार लेकर निकल जाता है और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कृतिका को कोई प्रॉब्लम आए। कार कृतिका के सामने आकर रुकती है। कृतिका को समझ पाती उससे पहले ही कार में 2-4 गुंडे निकल कर कृतिका को पकड़ लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाने लगती। कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। कृतिका खुद को छुड़ाते हुए बोलती, ए लड़की चुपचाप हमारे साथ चल। आगे बैठा गुंडा गुस्से से बोलता है। धड़ाम की जोरदार आवाज़ के साथ दरवाजा टूट कर नीचे गिर गया। अचानक आवाज़ सुनकर वह लोग रुक गया। पीछे पलट कर देखा तो दो जवान लड़के उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे। एक कृतिका को छोड़कर लड़ने लग गए। उनमें से अपना मुक्का बनाकर उस लड़के को मारना चाहा तो उस लड़की ने अपना हाथ रोक लिया और पीछे की तरफ कसकर मोड़ दिया। वो आदमी दर्द से चीखने लगा। उस लड़की ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिस पर आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और वो आदमी जमीन पर दर्द से बिलखने लगा। उसने अपने साथी की पीटता देख बाकी सब उन लोगों से लड़ने चली गई। कृतिका उठकर एक जगह खड़ी हो गई। अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने दोनों हाथों से खुद को ढके हुई थी। वो गुंडे आगे बढ़कर उन दोनों पर अटैक कर पाते इससे पहले ही उन लोगों पर लात गूंजों की बरसात होने लगी। वो आदमी एक एक करके जमीन पर उल्टे मुंह गिरने लगे। आर्यन उन लोगों को छोड़कर कृतिका के पास गया और अपना ब्लेजर उतार कर उसे पहना दिया। उसे उसकी हालत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कृतिका ने अभी भी अपनी नज़रें उठाकर उसे नहीं देखा। आर्यन ने उसे अपनी गले लगा लिया और गले लगते ही कृतिका रोने लगी, जिससे आर्यन के चेहरे और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। राहुल अभी भी उन गुंडों को पैरों से मार रहा था। आर्यन कृतिका को छोड़कर गुंडों के पास गया और फिर से उन लोगों पर ताबड़तोड़ मारने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? आर्यन ने गुस्से से उसके हाथ पर अपना जूता रखते हुए कहा। उसके हाथ को मसलने लगा। उसकी बात सुनकर कृतिका ने भी उसकी तरफ देखा तो वो भी उसका यह रूप देखकर सहम गई। वो आदमी दर्द से बिलखता
उठा और एक पल को ही राहुल भी चौंक गया। उसका ऐसा रूप देखकर आर्यन फिर उनसे उन गुंडों को मारने लगा। उन गुंडों को हाथ मारने वाली हो गई थी। अगर आर्यन ने उन गुंडों को थोड़ा और मारता तो गुंडे अभी के अभी मर ही जाते, लेकिन आर्यन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने पास रखी रोहित की रॉड उठाकर उस गुंडों को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वो गुंडा उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। हमें माफ़ कर दीजिए, राम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। उसे माफ़ी मांगते देखकर वो गुंडे भी जल्दी से बिल्कुल लगने लगे थे और माफ़ी मांगने लगे थे। उसे माफ़ी मांगता देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर गए। माफ़ कर दूँ जिसे जिसने मेरी बीवी को छूने की हिम्मत की। आर्यन एक बंदे के पेट पर लात मारते हुए बोला। राहुल कृतिका के पास गया तो ठीक है ना, उसके चेहरे को कृतिका में भरते हुए बोला। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और जाकर आर्यन के गले लग गए। राहुल मायूस सा उन दोनों को देख रहा था। कृतिका के अचानक से गले लगने से आर्यन भी चौंक गया। फिर उसने उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? उसने प्यार से पूछा। कृतिका ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने अपना फ़ोन निकाल कर एक कॉल की। कुछ देर बाद जॉन उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स आ गए और उन लोगों को उठाकर अपने साथ ले गए। राहुल उन दोनों के पास आया और आर्यन से बोला, आई थिंक हमें पहले कृतिका को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसने कृतिका को देखते हुए कहा। आर्यन ने कृतिका को अलग किया। तभी उसकी नज़र कृतिका के हाथ पर गई जिस पर खून निकल रहा था। राहुल ने उसके हाथ को देखा तो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालने लगा, लेकिन वो रुमाल निकाल कर उसके हाथ पर बांधा उससे पहले ही आर्यन ने अपना निकाल कर उसके हाथ से बांध दिया और उसकी आंखों से आंसू साफ करते बोला, कृतिका कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। कृतिका ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और अचानक से उसकी आंखें बंद हो गई। वह गिरने लगी तो आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी गोद में उठाकर वहां से उसे ले जाने लगा। उन दोनों को एक साथ देखकर राहुल के दिल में दर्द हो रहा था। वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। आर्यन गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर कृतिका को अपनी गोद में लेकर बैठ गया और राहुल ने आगे बैठकर ड्राइविंग करने लगा। राहुल मिरर से एक नज़र कृतिका को देखता, उसकी आंखें बंद थी। जिसे उसने राहुल को देखा जिसके चेहरे पर दर्द था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था। जब आर्यन कृतिका से नफरत करता है तो इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द क्यों है? आधे घंटे बाद कृतिका VIP वार्ड में एडमिट थी और डॉक्टर और नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। आर्यन ठीक उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ था और वहीं राहुल उसके वार्ड के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में और दिल में जंग छिड़ी हुई थी। उसका दिमाग बोल रहा था कृतिका की शादी हो गई है तो उसका ख्याल निकाल देना चाहिए, और वहीं उसका दिल बोल रहा था लेकिन उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की है ना। कृतिका उससे प्यार करती है और ना ही कि आर्यन से। उसने तो उसे टॉर्चर करने के लिए उसके साथ शादी की थी। एक न एक दिन वह उसको दोनों को डिवोर्स होना ही है। गोयंका बिला मानसिक बेचैनी से हॉल में चक्कर लगाए जा रही थी। आर्यन भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं उन्हें कीर्ति मिली या नहीं। मानसी अपने फ़ोन को देखते हुए बोलती। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो जल्दी से फ़ोन पिक कर लेती है। भाई मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया रहे? आपको कीर्ति मिल गई या ना, वो ठीक तो है? मानसी एक ही सांस में अब बहुत सारे सवाल पूछ लेती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आर्यन की आवाज़ आती है, कृतिका बिल्कुल ठीक है और हम लोग कुछ देर में आ रहे हैं। तूने मॉम डैड को भी तो कुछ नहीं बताया। उसकी बात सुनकर मानसी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, भाई मैंने मॉम डैड को तो बता दिया आप दोनों डिनर पर गए हो, बट अक्षत भाई को पता चल गया कि आप कृति को ढूंढने गए हो और वह अपनी गाड़ी लेकर कृति को ढूंढने चले गए हैं। इतना बोलकर मानसी चुप हो जाती है। उसे लगा अब आर्यन उसे डांटेगा, कोई बात नहीं तो अक्षत को फ़ोन करके बता दे। आर्यन नॉर्मली उसे बोलता है और फ़ोन को कट कर देता है। कृतिका को अब होश आ चुका था। उसके माथे पर छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था और उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। आर्यन फ़ोन कट कर वार्ड से आया, कृतिका के पास स्टूल पर बैठ गया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। उसके सामने कृतिका और उसकी खट्टी मीठी यादें आ रही थी। कभी न चुप रहने वाली कृतिका आज चुपचाप लेटी थी। यही बात आर्यन को अंदर तक तोड़ रही थी। तुम मुझसे नाराज़ हो? आर्यन ने उसके सिर की तरफ देखते हुए
हो जाए। उसकी बात सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और मन में ही वही बात गूंजने लगी जब उसने आर्यन को बोला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखकर आर्यन के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। राहुल बॉल के बाहर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। नहीं मिस्टर आर्यन गोयनका, मैं तुम्हें अपनी कृतिका को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। कृतिका सिर्फ मेरी है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी कृतिका की ये हालत हुई है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। राहुल गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है। उधर अक्षय अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और फ़ोन मानसी से बता रहा था। तभी उसकी नज़र सामने आ खड़ी लड़की पर पड़ी तो उसने तुरंत ब्रेक लगाई। गाड़ी ठीक उस लड़की के थोड़ी दूर रुकी। लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। अक्षत फोन काट कर अपनी गाड़ी से उतरा और लड़की को घूरते हुए बोला, हेलो मिस, अगर इतना ही शौक है मरने का तो किसी और की गाड़ी को ढूंढो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आई हो। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने आंखें खोली तो अक्षय तो उसे देखता ही रह गया। उसके काले घने बाल, झील सी गहरी आंखें, गुलाबी होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल। वह देखने में काफ़ी ज़्यादा बना के खूबसूरत थी। उस लड़की ने पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक हैंडसम सा चेहरा था। आई एम सॉरी, उस लड़की ने धीरे से कहा और वह वहाँ से जाने लगी। तभी अक्षत अपने होश में आया और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने से लड़की को गुस्सा आ गया। उसने मुड़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके अक्षत के गालों पर दल दिया। अक्षत को समझ तो नहीं आया अभी उसके साथ क्या हुआ। हेलो मिस्टर, मैंने आपको सॉरी बोल दिया तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। आइंदा किसी लड़की को टच करने से पहले ये थप्पड़ याद रख लेना। हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। इतना बोलकर वो लड़की गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अक्षत ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। आय हाय, आपकी अदा, आप तो पहली बार नहीं हमारा दिल चुरा ले गए। अब आप मुझसे बचकर नहीं जा सकती मिस ब्यूटी। तो आखिर कौन थी ये लड़की, क्या होने वाला स्टोरी है, जानने के लिए सुनते रहिए ये स्टोरी। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।